दूसरों को सहयोग देना ही उन्हें अपना सहयोगी बनाना है। मानवीय सेवा के लिए निर्मित कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका स्वागत है। बुढ़ापा या ओल्ड एज हर व्यक्ति के लिए आना निश्चित है, कोई भी इनको रोक नहीं सकता। कम से कम अभी तो ऐसी कोई दवा या ऐसी कोई प्रक्रिया है नहीं जिसमें हम बुढ़ापे को रोक सकें। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कीमियागारों के ज़माने से मनुष्य ऐसा प्रयास कर रहा है कि ताउम्र जवां रह सके। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हर उम्र के अपने अपने अलग अलग सुख हैं, तो बुढ़ापे का सुख भी सबको लेना चाहिए। कि आप बच्चे हुए और जवान हुए और जवानी आप मर गए तो उसमें क्या मज़ा है। बुढ़ापे के साथ बुढ़ापे की बीमारियां हैं, बुढ़ापे की बहुत सारी और दूसरी चीज़ें हैं, उसका सुख भी तो सबको लेना चाहिए। ओल्ड एज होम जब हम चलाते हैं तो देखने में थोड़ा आसान लगता है कि ओल्ड एज होम में कुछ बुज़ुर्ग रह रहे हैं, उनका खाना पीना व्यवस्था करना है। आपको लगता है कि अगर थोड़ा पैसा हो तो सारी चीज़ें आसानी से संभव है। लेकिन जो हमने फील किया है वो ये है कि ओल्ड एज होम में सबसे बड़ी समस्या जब आती है जब बुज़ुर्ग बीमार होते हैं। क्योंकि हमारे घर में अगर एक दो बुज़ुर्ग हों वो भी बीमार हो तो बहुत परेशानी होती है। परेशानी मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। लेकिन जब तारा संस्थान जैसी संस्था है जहां हमारे पास 4 वृद्धाश्रम हैं और लगभग 125 से 150 बुज़ुर्ग इन वृद्धाश्रमों में निवास कर रहे होते हैं, तो कभी न कभी कोई न कोई बीमार अवश्य होता है। और जब बीमार होते हैं तो उनके लिए व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है। अभी अभी हमारे फरीदाबाद ओल्ड एज होम में एक आहूजा अंकल हैं, उनकी आंटी भी हैं। अंकल आंटी दोनों साथ में रह रहे थे, काफ़ी सालों से अंकल आंटी रह रहे हैं। उनकी अंकल की तबीयत ख़राब हुई, हमने उनको हॉस्पिटलाइज़ कराया। फिर हॉस्पिटलाइज़ कराने के बाद में वो आ गए, ऐसा लगा वो ठीक हो गए हैं। लेकिन फिर थोड़ा समय ठीक रहे, फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। तकलीफ़ होती है, अपनों को तकलीफ़ होती है, हमें भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक नाता उनके साथ बन जाता है। लेकिन क्या करें, जब वृद्धाश्रम है तो ये सब होगा ही। अभी एक रमेश जी अग्रवाल हैं, वो उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वो खुद बहुत परेशान है, लेकिन ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज संभव नहीं है। तो अब वो एक तरह से बिस्तर तक कन्फाइंड हो गए हैं। मुश्किल उनके लिए भी है और हमें भी थोड़ा सा ऐसा लगता है, उनके लिए दया आती है उनके ऊपर, लेकिन हम भी कुछ नहीं कर सकते। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। एक बत्रा साहब थे, वो बीमार हुए, वो भी ठीक हो गए। तो कुछ बीमार होकर के ठीक हो जाते हैं और कुछ उम्र की अपनी अवस्था के कारण हमारे बीच में नहीं रहते हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारी गलती से कोई भी बुज़ुर्ग असमय ना चले जाएं, और हम उसके लिए बहुत, जिसको कहते हैं दिल से और बहुत ही सोच समझकर हम काम करते हैं कि कभी कोई बुज़ुर्ग हो तो उनको तुरंत, ज़रा सी समस्या हो तो हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएं, ताकि उनकी जो बीमारी है उस पर समय पे कंट्रोल हो सके। जैसा कि घरों में अपने होता है, अपने माता पिता के साथ होता है, हम लगभग वैसा ही प्रयास हमारे वृद्धाश्रमों में भी करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हैं। दीपक जी को यहाँ का डिसिप्लिन अच्छा लगता है। इनका कहना है कि सब लोग हंस बोलकर साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। कहाँ से हैं आप? नाथद्वारा से। आनंद वृद्धाश्रम में आए हुए आपको कितना समय हो गया? 4 महीने से ऊपर। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे घर जैसे ही लग रहा है। यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? डिसिप्लिन यहाँ का। सुबह उठते हैं, उसके चाय ये वो सब काम टाइम से हो जाते हैं। दिन भर में आराम की व्यवस्था है। काम भी जो इच्छा से करना चाहें कर सकते हैं। वॉकिंग वगैरह है गार्डन में, तो जैसे ही है डिसिप्लिन यहाँ का, टाइम से हर काम हो जाता है।
किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर दो तरह की सोच होती है, एक तो दिल से और दूसरा दिमाग से, यानी इमोशनली या प्रैक्टिकली। ये सोच उम्र के हिसाब से विकसित होती चली जाती है, कभी ये तो कभी वो। अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई समय आया कि उस घटना के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई और आप बहुत परेशान हो गए? नहीं, मैं तो क्या है कि एक तो एक्सट्रोवर्ट रहा हूँ शुरू से, और हंसता खेलता रहा हूँ, खेल कूद वगैरह इनमें हिस्सा लेता रहा हूँ। कॉलोनी में जाऊँ, कॉलेज में भी मैं चैम्पियन बना था 2 बार। तो मेरी लाइफ में ये क्या है कि इमोशनल लाइफ को मैंने एक बार जब तक था तब तक तो दुख उठाया मैंने, सीधी सी बात। फिर इमोशनली मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इमोशन की रास्ते गलत जाता है, लक्ष्य जो है परिणाम गलत होता है। तो प्रैक्टिकल हूँ मैं, तो प्रैक्टिकल होकर मैंने देखा मुझे कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई संकट नहीं, समर्थ हूँ अंदर से, आत्मविश्वास है मेरे अंदर। उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, दुनिया साथ दे ना दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। आपकी वाइफ से, जैसा कि आपने बताया कि आप अलग रहे उनसे, तो उस समय आपको जो परेशानियां आई, उन परेशानियों के समय आपकी किसने मदद करी? मेरी मदर ने। मदर स्कूल में टीचर थी कोटा में, और अच्छी खासी उनको पे मिलती थी। आर्थिक संकट तो कभी रहा, गांव में भी प्रॉपर्टी है तो वहाँ से भी कुछ आ जाता है, लेकिन वो सब समय का खेल है। मैं उस समय ऐसा था, जब छोड़ गए, अलग हो गई सब कुछ, तो थोड़े समय तक मेरे को भी लगा, पर बच्चे की ज़्यादा चिंता थी, तो वो सब होना ही था, हुआ। फिर मैं संभल गया। बच्चे की परवाह थी तो बच्चे से बराबर मिलता रहता था, उससे फ़ोन पे भी बात होती थी, और वो सही रास्ते पे निकल गए। कभी कभी उम्र होने के बाद एक वक्त पर हम पिछली बातों को याद कर पछतावा करते हैं, जिसकी टीसें हमेशा दिल में रहती हैं। पछतावा मुझे ये हुआ कि समय पे जागे नहीं तो जो संपत्ति है उसमें से हिस्सा नहीं मिला हमें। करोड़ों की जायदाद है वहाँ, लेकिन वो 1 रुपया भी नहीं देता जो है वहाँ पे संभाल रहा हूँ। 4 भाइयों में से 1 भाई ने सब जब्त कर रखी सबकी। तो इस बात का पछतावा है कि हम छोटे थे, कुछ कर नहीं सके। बड़े होके केस लड़ रहे हैं तो केस में इतना दम नहीं है, क्योंकि सब गवाह उस समय के, जैसे उनकी डेथ हो गई या फिर कुछ इस लायक ही नहीं रहे, एज बहुत हो गई। इस चीज़ का पछतावा है। और उस समय भी एक बात और कि ज़्यादा बाहर की एक्टिविटीज़ में जो है पढ़ाई पे ध्यान कम गया मेरा। पछतावा होता है कि उस समय अगर पढ़ाई अच्छी की होती तो और अच्छी जगह होती। जब कोई हमारी मदद करता है तो उसके लिए हमारे दिल में एक आदर उत्पन्न हो जाता है, और जिसे हम उन्हें कहना भी चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। दीपक जी ने अपने दानदाताओं का आभार कुछ इस तरह से व्यक्त किया। अंकल, अभी जो ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, ऐसे लॉकडाउन के समय में बहुत सारे दानदाता जो है वो हमें सहयोग भेजते हैं, जिससे आनंद वृद्धाश्रम सुचारू रूप से चल सके। आप उन लोगों को क्या थैंक्स देना चाहेंगे जो हमें सहयोग? उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यही कहूँगा कि भगवान ने उनको जो है संभाल रखा है। भगवान उनकी सुनता है। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और ये भी कहता हूँ कि भगवान को जो है इसका फल जरूर दे, अवश्य दे, अच्छा फल दे। कर्मयोगी की सराहना करता हूँ मैं, और भगवान पे विश्वास करें, न कि और किसी बात। कर्म पे भरोसा रखें, फल की इच्छा से दूर रहे। चलिए अंकल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपने वृद्धाश्रम में रह रहे एक बुजुर्ग के बारे में जाना। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि यहाँ आवास कर रहे बुजुर्ग को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तारा संस्थान इन सेवाओं को आपके द्वारा मिल रहे सहयोग से कर रहा है। एक बुजुर्ग पर 1 महीने का लगभग 5,000 रुपये का खर्च आता है। आप भी चाहें तो इस नेक कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार 5,000 के मल्टीपल में जितना चाहे दान सहयोग कर सकते हैं। कृपया इसके लिए स्क्रीन पर चल रहे फोन नंबर्स पर संपर्क करें। कहते हैं कि मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिलता है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। हमारा जन्म सार्थक तभी कहलाता है जब हम अपने बल पर ज़रूरतमंदों की सहायता करें। जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसा
या जो अमीर हो वही केवल दान दे सकता है। एक साधारण व्यक्ति भी किसी की मदद अपनी बुद्धि के बल पर कर सकता है। समय समय की बात है कि कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि जब भी कोई ज़रूरतमंद हमारे सामने हो, उस समय हमसे जो बन पड़े वो हमें करना चाहिए। तारा संस्थान अपनी सभी सेवा योजनाओं को ऐसे ही उपकारी जनों के सहयोग से चला रहा है। उन दानदाताओं के सहयोग से ये सब कर पा रहा है जो निरंतर संस्थान को दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर आपका शुभ नाम? जी मैं अनुपम सिंह फ्रॉम अजमेर। जी। और मैम? नमस्ते मैम। नमस्ते, मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम नेहा राठौर, कहाँ से हैं आप? अजमेर। तो मैम जैसा कि आप ओल्ड एज होम में यहाँ रुके हुए हैं, आपने ओल्ड एज होम देखा है ना पूरा? जी हमने विजिट किया। हाँ, तो कैसा लगा मैम आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई है, अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आप तारा संस्थान जो इन मानव सेवा को कर रहा है उसके लिए? ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और जो यहाँ आके हमने पर्सनली फील किया वो ऐसा लगा नहीं कि जिस हिसाब से लोग जैसे कहते हैं कि ओल्ड एज होम के बारे में जो लोगों ने इमेज बना रखी होती है कि वहाँ ऐसा होता है वहाँ वैसा होता है या वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती है। हम लोगों ने जितना अभी देखा जहाँ तक और जितना लोगों के बीच में रहे उस हिसाब से हमें ये फील हुआ कि भाई यहाँ पे लोग जो है वो अच्छे से रह रहे हैं बिना किसी दुख के किसी गम के। उन्हें बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि वो अपने घर से दूर है या अपने बिना फैमिली के रह रहे हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रखा है उन लोगों के लिए जो जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनकी फैमिली उनको छोड़ चुकी है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तारा संस्थान द्वारा संचालित 5 निःशुल्क आई हॉस्पिटल्स तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी और मुंबई। नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? किस्मत बेगम। कितनी उम्र है? 70 साल की। चाची आपकी आँख में क्या परेशानी हुई? मेरी आँख में कम दिखता, दाने दाने आते थे। कितने समय से कम दिख रहा था? ये 2-3 साल से कम दिख रहा। 2-3 साल से? जी। और आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं? चश्मा पहनती मैं, चश्मे के नंबर निकाल दिए थे। फिर अभी 2 महीने से ज़्यादा परेशानी थी। तो अब कैसा दिख रहा है? अभी ठीक, अच्छा दिख रहा है। पहले से अच्छा दिख रहा है? हाँ, पहले से अच्छा दिख रहा पास में अच्छा दिख रहा है कि दूर अच्छा दिख रहा है? है। दोनों तरफ जगह अच्छा दिख रहा है। तो आपने जो यहाँ ऑपरेशन कराया उसके कोई पैसे तो नहीं लगे? नहीं। दवाई के, जांच के? नहीं लगे। तो चाची जिन्होंने आपके ऑपरेशन के लिए आपको मदद करी, आप उन्हें क्या धन्यवाद दोगे? उनको बहुत अच्छा बोलती हूँ मैं, और हमें अच्छा रास्ता दिखाया। हम उस रास्ते पे आए तो हम भी अच्छे हो जाए तो अच्छा है। निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशंस, लेंस सहित रहना, खाना, दवाइयाँ इत्यादि सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त। क्या नाम है आपका? अमर बहादुर। और कितनी उम्र है आपकी? 55 साल मेरी उम्र है। कहाँ रहते हो आप? Z6 कमर्शियल एनक्लेव, मोहन गार्डन, उत्तम नगर। कुछ काम करते हैं आप? नहीं, अभी तो कोई काम नहीं कर रहे मैं। तो तारा नेत्रालय के बारे में कैसे पता लगा आपको यहाँ? तारा नेत्रालय में मेरे को पड़ोसी से पता लगा, फिर मैं इधर आया। अच्छा। मेरे को यहाँ आने पे बहुत अच्छी सहूलियत मिली और मेरी आंखें, पहले ये बाईं आँख का ऑपरेशन हुआ जो कि बिल्कुल ठीक हुआ। बहुत अच्छा लग रहा मुझे। अच्छा जी। और देखने में अच्छा दिख रहा है? देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मुझे दोबारा से ज़िंदगी मिल गई है और बहुत अच्छी सहूलियत है यहाँ पर। और यहाँ आपको ऑपरेशन में कोई खर्चा लगा है? नहीं, कोई खर्चा नहीं लगा। सहूलियत भी बहुत अच्छी है। दवाई और चश्मा भी आपको यहीं से मिला? यहीं से मिला जी। आधुनिक मशीनों से सुसज्जित नवीनतम तकनीक फेको सर्जरी द्वारा ऑपरेशंस एवं अनुभवी डॉक्टर्स की सेवाएं। आपका नाम क्या है? मिलिंद मधुकर शिवलकर। आपकी उम्र कितनी है? 58 साल। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई में कहाँ रहते हैं? कश्मीर में। क्या काम करते हैं? मैं अभी रिटायर्ड हूँ। सिक्योरिटी एज ए मार्केटिंग ऑफिसर करके काम करता था। आँख में क्या परेशानी हुई है? आँख में थोड़ी तकलीफ थी। कितने समय से नहीं दिख रहा है?
ऐसा तो 1-1.5 साल से थोड़ा तकलीफ था। आपको किसने बताया कि तारा नेत्रालय में मुंबई में फ्री में ऑपरेशन होता है? एक दुकान वाला है जहाँ की मानव सहयोग केंद्र है बोरोली में, उसके सामने उनका दुकान है, उन्होंने बताया। आपके ऑपरेशन का पैसा तो नहीं लगा ना? नहीं लगा। या मैं शुक्रगुजार हूँ सबका, आप सभी बहनों का और डॉक्टर लोग का, और जो भी सहयोग किए हैं उनसे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये का वास्तविक खर्च आता है। इसके मल्टीपल के हिसाब से आप मनचाहा दान सहयोग कर सकते हैं। हमारी विशेष प्रार्थना ये है कि यदि 5 व्यक्तियों के 15,000 रुपये का सहयोग करेंगे तो संस्थान अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ पहुंचा सकेगा। पूर्ण विवरण हेतु कृपया संपर्क करें 9549399993 9649399993। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में एक पत्र पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो नवीन जी ने लिखा है, और वे अपनी माताजी को हमारे फरीदाबाद वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहते हैं। पत्र इस प्रकार से था। सविनय निवेदन है कि मेरी माताजी किसी कारणवश मेरे साथ रहने में असमर्थ हैं, अतः मैं अपनी माताजी को आपके फरीदाबाद आश्रम में रहने हेतु छोड़ना चाहता हूँ। कृपया माताजी को अपने संस्थान में आश्रय देने की कृपा करें। नवीन शर्मा। नवीन जी की क्या परिस्थिति है हमें पता नहीं है, लेकिन हमने कुछ नियम बना रखे हैं जिसके तहत अभी कोरोना काल में कोई भी बुज़ुर्ग यदि हमारे वृद्धाश्रमों में रहने आए तो उनका हम एक बार कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाते हैं, और कोई बच्चे यदि अपने माता पिता को लेकर के आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप उनका कोविड टेस्ट करवा करके नेगेटिव आए तभी आप उन्हें भेजें। या फिर कोई बुज़ुर्ग हमारे पास आ जाते हैं तो हम उन्हें कुछ समय के लिए आइसोलेट कर देते हैं और उनका कोविड टेस्ट करवा लेते हैं, ताकि वो नेगेटिव हों तो उन्हें हम रख लेंगे, और अगर नेगेटिव नहीं हो तो उन्हें हम अलग रख लेंगे। उनकी मजबूरी है, कहीं और नहीं रह सकते तो हम उन्हें अलग रख लेते हैं, और उसके बाद में जब वो नेगेटिव हो जाते हैं तो उन्हें हमारे वृद्धाश्रम में हम स्थान दे देते हैं। अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा ओमदीप आनंद वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, और इस निर्माण में यदि आप अपना सहयोग देना चाहें तो हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम का अंत हम इन पंक्तियों से करते हैं। किसी के काम न आए वो आदमी क्या है, जो अपनी फ़िक्र में गुजरे वो ज़िंदगी क्या है। नमस्कार।